नमस्कार। देश को आजाद हुए 73 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे गर्वीले, पराक्रमी और रहस्यमय व्यक्तित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी रहस्यों के कई आवरण में हैं। उनकी मौत की मिस्ट्री की धुंध छटने के लिए 3 जांच कमीशन गठित किए जा चुके हैं। उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन देश की आजादी के संग्राम का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी फाइलों की गुप्त भाषा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जाल में उलझा हुआ है। देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है। बंगाल के चुनावी मैदान में बंगाली अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक नेताजी की विरासत को संजोने संवारने की होड़ मची हुई है। इसीलिए हमने तारीख के उन पन्नों को पलटने की कोशिश की है जिसमें आजादी के महानायक की जिंदगी से जुड़े कई अनसुने और अनछुए पहलू हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दूसरे विश्व युद्ध से दुनिया दहल रही थी। और सन की हिटलर के विमान लंदन पर बमों की बरसात कर रहे थे। जब इंग्लैंड में दिन था और हिंदुस्तान में अंधेरी रात, तो पराक्रम की कभी न सुनी गई गाथा लिखी गई। 16 जनवरी 1940 कोलकाता, रात के 1:30। कोलकाता में नेताजी के कमरे की लाइट आधी रात के बाद भी जली हुई थी। जब पूरा हिंदुस्तान नींद के आगोश में था, उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना वेश बदला और वॉन्डरर कार BLA 7169 नंबर पर सवार हो गए। देशभक्ति के ज्वार से भरपूर अपने हंसते खेलते परिवार से बहुत दूर चले गए। अगले 24 घंटों में फिरंगियों को चकमा दे हिंदुस्तान की सरहद पार कर गए। नेताजी के चकमा देकर निकल जाने की खबर जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो वे बेहद खुश हुए, लेकिन दिल्ली में वायसराय लिनलिथगो का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो जब बंगाल के गवर्नर पर बरस रहे थे तो सुभाष को जन्म देने वाली मां सुकून से सो रही थी। उनके बेटे के जाने की खबर नहीं दी गई थी। ये जज्बा और देशभक्ति बोस परिवार में रची बसी थी। जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था तो उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को बुलाकर कहा था, अमार एकता काज कोरते पारबेगा, अमार एकता काज कोरते पारबे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद शिशिर जी ने वो किया जो भारत की आजादी की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। कोलकाता में घटी इस घटना के 16 साल बाद शहनवाज कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक घर छोड़ने के 5 साल बाद सुभाष चंद्र बोस का ताइवान में हुए विमान हादसे में निधन हो गया। लेकिन साल 2005 में मुखर्जी आयोग ने विमान हादसे में मौत की थ्योरी को झूठा करार दिया और इसी रिपोर्ट के साथ सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य फाइलों में दबकर रह गया, जिसकी परतें उधेड़ने के लिए दूसरे विश्व युद्ध का रुख करना जरूरी है। 16 घंटे पहले अमेरिका के एक विमान ने हिरोशिमा पर बम गिराया है और दुश्मनों के लिए इस शहर की उपयोगिता खत्म कर दी है। ये परमाणु बम है, ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा से तैयार किया गया बम। वही ऊर्जा जिससे सूरज अपनी शक्ति पाता है। ये शक्ति उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है जिन्होंने सुदूर पूर्व में युद्ध छेड़ा है। 6 अगस्त 1945 को जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ये बयान जारी कर रहे थे, तब तक जापान का एक शहर शमशान में तब्दील हो चुका था। करीब 1 लाख लोग मारे जा चुके थे या उनकी मौत तय थी।
अमेरिका के सूरज की शक्ति वाले बम ने पहली बार सूर्योदय के देश के साथ साथ पूरी दुनिया को अपनी विनाशक ताकत से रूबरू करवा दिया। इसके ठीक 72 घंटे बाद 9 अगस्त को एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। 3 दिन के अंदर दुनिया सबसे खौफनाक तबाही का मंजर देख चुकी थी। पाँच अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। अगस्त 1945 जापान के सरेंडर करने के 2 दिन बाद वियतनाम के सैगोन, जिसे मौजूदा वक्त में हो ची मिन सिटी के नाम से जाना जाता है, इसी शहर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के एक बॉम्बर विमान में सवार हुए। नेताजी के साथ उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान और 9 लोग थे। इस विमान को सैगोन से ताइवान के एक शहर ताइहोकू जाना था। रास्ते में रात को रुकने के लिए विमान वियतनाम में जापानी सैनिक अड्डे ताओरान पर उतरा। अगले दिन 18 अगस्त 1945 की सुबह विमान ताओरान से ताइपेई की 2222 किलोमीटर की अगली यात्रा के लिए उड़ा और वहां सुरक्षित पहुंच भी गया। ताइपेई से दायरेन की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है, इसलिए दोपहर में विमान ने ताइपेई से दायरेन के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये उड़ान मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। ताइवान में प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में दोनों पायलट और रूस के मेजर की मौत हो गई। नेताजी को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर शाम उनका निधन हो गया। 20 अगस्त 1945 को नेताजी, जनरल सेडाई और दोनों पायलट का अंतिम संस्कार ताइवान के ताइहोकू में कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर ये जापान का ऑफिशियल वर्जन है और पूरी दुनिया इसे ही सच भी मानती है, लेकिन चंद लोगों को इस पर एतबार नहीं है। लिहाजा नेताजी की मौत के रहस्य पर से कुछ धूल हटना जरूरी है। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। नेताजी की रहस्यमयी मौत पर भारत सरकार ने आरटीआई के जवाब में ये बात साफ तौर पर कही कि उनकी मौत एक विमान हादसे में हुई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद ताइवान की सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इसलिए सवाल उठते हैं कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में क्या हुआ था? ताइवान ने विमान हादसे से इनकार क्यों किया? क्या नेताजी विमान हादसे में जिंदा बच गए थे? अगर ऐसा था तो फिर नेताजी की मौत कब हुई? ऐसे कई सवाल हैं जो आजादी की लड़ाई के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर रहस्य का पर्दा डालती है। इनमें से कुछ सवालों का जवाब कोलकाता में ही मिल सकता था, लिहाजा हमने कोलकाता का रुख किया। कई तरह के दावे किए गए, कई सरकारों ने आयोग बनाए और उनका सच उजागर करने को चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके बावजूद आज भी नेताजी की मौत एक राज ही है। ना उनकी अस्थियां भारत लाई जा सकी, ना उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मिल सका।
लेकिन 5 साल पहले 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। साल 2015 में ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने फेस मैपिंग तकनीक के जरिए बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया। ये बताया गया कुछ तस्वीरों के जरिए कि साल 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान नेताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे, जबकि बताया जाता है कि साल 1945 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। जनवरी 1966, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ये तस्वीरें जनवरी 1966 की हैं, जब 1965 की जंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शांति समझौते के लिए ताशकंद पहुंचे थे। उज्बेकिस्तान तब पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। शांति समझौते के लिए पाकिस्तान की तरफ से तानाशाह अयूब खान मौजूद थे। इसी दौरान की एक तस्वीर को लेकर दावा किया गया कि नेताजी 1966 में ताशकंद में मौजूद थे। नेताजी की मौत के 21 साल बाद ये तस्वीर ताशकंद में ली गई थी। नेताजी की मौत से जुड़े रहस्यों का पता लगाने में जुटे ब्रिटिश एक्सपर्ट नील मिलर ने फॉरेंसिक टूल्स के तहत फेस मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर इस फोटो को खोजा, जिसमें शास्त्री जी के पीछे नेताजी जैसा शख्स दिखाई दे रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब फोटो में दिख रहे शख्स का नेताजी की फोटो से मिलान किया गया तो वो हूबहू उन्हीं के जैसा नजर आया। मुझे लगता है कि ये सब बात भी बहुत विश्वसनीय नहीं लगती है और निश्चित रूप से स्वयं लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसको लेकर भी तरह तरह के सवाल या निशान लोगों ने खड़े किए थे। तो ये तो हमेशा जिसे कहते हैं साजिश के सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नेताजी जीवित थे और वहाँ सशरीर उनकी मुलाकात लाल बहादुर शास्त्री जी से हुई। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद दौरे से वापस लौटने के बाद एक बड़े खुलासे की बात भी कही थी, लेकिन ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। एक सिट गठन करना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। तो किसी को दायित्व देना चाहिए। फाइल सार्वजनिक हुआ है, अच्छी बात है, मगर उसका जांच होना चाहिए। और आईबी फाइल्स, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो फाइल है, वो सार्वजनिक हुआ कि नहीं, उसका भी प्रश्न आ रहा है। और नेताजी का जो डॉटर है अनीता बोसफाक, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी दिया है कि जो एशेज जो रखा हुआ है रेंकोजी मंदिर में, उसको डीएनए टेस्ट किया जाए, संभव हो तो डीएनए टेस्ट करना चाहिए, तब एक रास्ता निकल सकता है, एक प्रमाणित हो जाएगा कि क्या हुआ। करें। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन बंगाल मानता है, समझता है और सीने से लगाए रखता है उन सड़कों को जिन पर आजादी की मशाल थामे नेताजी के कदम पड़े, जिन गलियों में आजाद हिंद फौज के मतवाले चले, जिस रास्ते से नेताजी ने अंग्रेजों को सबसे बड़ा सदमा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब 1941 में इस वांडरर कार के जरिए यहाँ से निकले और वो बर्लिन पहुंचे, उसके बाद का उनका सफर बेहद ही रोमांचक है। पहले जर्मनी की सबमरीन, फिर जापान की सबमरीन और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, फिर अंग्रेज़ों से लोहा लेना, और जिस तरह से आज़ाद हिंद फौज ने अदम्य साहस दिखाया। बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस बात को माना भी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो अदम्य साहस ना होता तो इतनी आसानी से इस देश को आज़ादी नसीब ना होती। चुनाव का दौर है, इसलिए कोलकाता की जिन गलियों में नेताजी की विरासत की हिफाजत करने के दावों का कंपटीशन चल रहा है, लिहाजा अंग्रेजों से देश की आजादी के सबसे बड़े नायक के उस पहलू को समझना भी जरूरी है जिसे द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है।
16 जनवरी 1941 कोलकाता। करीब 79 साल पहले 16 जनवरी 1941 को कोलकाता के इसी इलाके में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसे ग्रेट एस्केप कहते हैं। देश की आजादी के संघर्ष के दौरान जुलाई 1939 में अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता जेल में बंद कर दिया था। नेताजी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद 5 दिसंबर 1939 को अंग्रेजों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। नजरबंद रहने के दौरान नेताजी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और बड़ी ही चालाकी से अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता मियां अकबर शाह को टेलीग्राम भेजा, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, रीच कैलकाटा। टेलीग्राम मिलने के बाद अकबर शाह कोलकाता पहुंच गए। नेताजी ने अंग्रेजों को चकमा देते हुए कोलकाता से काबुल भागने का प्लान बनाया। नेताजी ने उस वक्त अपने भतीजे शिशिर घोष को एक कार इंतजाम करने को कहा। 16 जनवरी को उस कार की सर्विसिंग भी कराई गई, लेकिन नेताजी को अंग्रेजों को धोखा देकर भारत से निकालने की योजना इतनी गोपनीय रखी गई कि उनकी मां तक से इस बात को छुपाई गई। 18 जनवरी को जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदह और हैरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर बने हावड़ा पुल को पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और सुबह होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। झारखंड के गोमो से नेताजी फ्रंटियर एक्सप्रेस पर सवार हुए। देखिए, हम उस जगह पर हैं, वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से नेताजी निकले थे। यहाँ पर जो लोग हैं, आप मुझे समझाइए, ये सीढ़ी की बात है, द ग्रेट एस्केप यहाँ लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, वो वाला खींचिए। सीढ़ी से उतरे थे, किसी सीढ़ी से उतरे थे डॉक्टर शिशिर बोस साहब, उधर उनके साथ। अच्छा, डॉक्टर शिशिर बोस ही गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे गोमो स्टेशन तक नेताजी के छोड़ दिए। एक गाड़ी से गोमो स्टेशन पर छोड़ दिया। इसी सीढ़ी से उतरे, इसी सीढ़ी से। आप ये खींचिए, ये इतिहास है, मतलब इतिहास है, हिस्ट्री है। तो देखिए, हमने वो सीढ़ी भी देखी है और वो सीढ़ी एक गौरवशाली इतिहास का बोध कराती है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो उस इतिहास से वाकिफ हैं और बहुत ही उन्हें गर्व अनुभव हो रहा है उस इतिहास को बताने में। नेताजी काबुल पहुंच चुके थे, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। काबुल से नेताजी को मॉस्को जाना था। Bose was always very much impressed by the Soviet Union, by Lenin, even by Stalin, and he was always interested to get the kind of relationship with the Soviet politicians. ये वो दौर था जब रूस में स्टालिन की सत्ता थी। स्टालिन को लगता था कि बोस ब्रिटिश एजेंट हो सकते हैं, इसलिए नेताजी जर्मनी पहुंचे और अप्रैल 1941 से फरवरी 1943 तक जर्मनी में रहते हुए 3700 भारतीय सैनिकों वाली आजाद हिंद फौज का गठन किया। लेकिन ये फौज भारत भूमि तक कभी नहीं पहुंची। 1943 में नेताजी जापान चले गए। नेताजी की आजादी की भूख साल 1942 में उन्हें पहले जर्मनी और उसके बाद फिर जापान ले गई। जापान में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। सीमित संसाधनों के बावजूद इस फौज ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया और इसी में बैटल ऑफ कोहिमा भी शामिल है। चार अप्रैल 1944 को शुरू हुआ बैटल ऑफ कोहिमा की शुरुआत हुई। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजों की फौज थी तो दूसरी तरफ जापानियों के साथ आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। जापान की 31 डिवीजन के सैनिक 1 अप्रैल को कोहिमा से करीब 50 किलोमीटर पूरब पहुंच गए। तीन अप्रैल की रात तक वे कोहिमा के दक्षिण में पहुंच गए। लड़ाई 4 हफ्ते चली।
13 मई को आखिरकार जापानी बंकरों और खंदकों को ब्रिटेन के एक टैंक ने तबाह कर दिया। मई के अंत तक जापानी सैनिकों का रसद खत्म हो गया। इससे वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। अंग्रेजों को भले ही फतेह हासिल हुई, लेकिन आजाद हिंद फौज के रणबांकुरों ने अंग्रेजी सत्ता की चूलें हिला दी। आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उससे भी परास्त कर सकते हैं। अंग्रेजों को आजाद हिंद फौज की ताकत का एहसास हो चुका था, जिसके बाद नेताजी ने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने के लिए दिल्ली चलो जैसा नारा दिया। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले दिल्ली में जाकर वहां हमारे विक्ट्री परेड करेंगे। उस वक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह जापानियों के हाथ में था, जिन्हें उन्होंने 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी स्वतंत्र सरकार को सौंप दिया था। 30 दिसंबर 1943 के दिन नेताजी ने यहां पहली बार भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में एक है जहां स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लोगों का भरपूर लगाव है। सियासी दल भी इसे समझते हैं। ममता भी इसी फॉर्मूले पर राजनीति करती रही है। बीजेपी भी इसे लेकर सजग है। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचे, पराक्रम दिवस का उद्घाटन किया, नेताजी के जीवन वृत्तांत से जुड़े कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी रैली निकाली। जाहिर है आने वाले दिनों में नेताजी की विरासत पर सियासी जंग और तेज होगी, लेकिन नेताजी की मौत का रहस्य बरकरार रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।